ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हमारा चैप्टर चल रहा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उप सह संयोजी यौगिक। ये चैप्टर चल रहा है हमारा। तो कल हमने देखा था लवण क्या होते हैं, लवण के प्रकार देखे थे। तो सबसे पहले हमने प्रकार देखा सरल लवण, दूसरा हमने देखा था इस सरल लवण को एकल लवण भी कहते हैं। दूसरा हमने देखा द्विक लवण, और तीसरा हमने देखा संकुल लवण। तो द्विक लवण हमने देखा, द्विक लवण क्या होगा, एकल लवण क्या होगा, संकुल क्या होगा। तो सरल लवण हमने देखा, इसकी डेफिनेशन देखी थी हमने, एग्जांपल देखे थे कि दो आयनों से मिलकर जो बने होते हैं वो सरल लवण कहलाते हैं। जैसे हमने एग्जांपल देखे थे KCl, NaCl, ये इस तरह से। द्विक लवण क्या होते हैं, जो दो या दो से अधिक सरल लवणों से मिलकर बने होते हैं, संयोग से बने होते हैं। जैसे हमने कहा था फिटकरी, जिसको हम पोटास एलम भी कहते हैं। इसी के अंदर एग्जांपल था कार्नेलाइट, और हमारा मोहर लवण जो कि FAS फेरस अमोनियम सल्फेट होता है, वो भी क्या था, द्विक लवण की कैटेगरी में। तीसरा हमने देखा संकुल लवण क्या होते हैं, कैसे बनते हैं ये। तो हमने कहा था जब एकल लवण को या सरल लवण को, एकल या सरल लवण जो है इसको विलायक में घोला जाता है, इसमें विलायक में घोला जाता है तो संकुल लवण का निर्माण होता है। क्या बनता है, संकुल लवण का निर्माण होता है। यहाँ तक हम देख चुके थे और हमने परिभाषा भी देखी थी कि उप सह संयोजी यौगिक क्या होते हैं। तो हमने परिभाषा देखी थी, केंद्रीय धातु और लिगैंड के मध्य उप सह संयोजी बंध बनता है, और इस प्रकार बने जो यौगिक होते हैं उन्हें उप सह संयोजी यौगिक कहते हैं। और ये बंध कैसे बन रहा है, जब लिगैंड धातु को अपना इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करता है तो जिससे ये बंध का निर्माण होता है। हमने इस तरह से लिया था, ये लिगैंड है यहाँ पे जो कि दाता की तरह कार्य करता है, और ये धातु है जो कि ग्राही की तरह कार्य करती है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन युग्म, ये जो यहाँ पर है इसको लिगैंड धातु को दे रहा है, और ये जो बंध बन रहा है इसको हम कह रहे हैं उपसह संयोजी बंध। ठीक है, तो यहाँ तक हमने ये देख लिया था। कल हमने एग्जांपल लिया था इसके अंदर FeCN का ऑल 6, यानी कि K4FeCN का ऑल 6, ये एग्जांपल था हमारा। इस एग्जांपल के अंदर यदि हम उपसह संयोजी बंध को दिखाएं, ये हमारी धातु हो गई Fe यहाँ पर, और Cn जो है ये लिगैंड हो गया। तो इन दोनों के बीच बंधन को दिखाया जाए तो हम ऐसे दिखा सकते हैं इसको, जैसे Fe यहाँ पर केंद्रीय धातु हो गई, तो यहाँ पर 6 Cn है, 1 2 3 4 5 6। इस तरह से 6 Cn जो है एक एक इलेक्ट्रॉन युग्म देकर उपसह संयोजी बंध बनाएंगे। तो टोटल उपसह संयोजी बंध कितने हो गए, 6। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, धातु और लिगैंड के बीच उपसह संयोजी बंध का निर्माण होता है, और इस प्रकार जो यौगिक बन रहे हैं उन्हें हम उपसह संयोजी यौगिक कहते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हम चलते हैं आगे इसी चैप्टर में, और इस चैप्टर में आगे चल के सबसे पहले हम आयनन को देखते हैं कि कोई भी संकुल है वो किस प्रकार से आयनित होता है। देखो कल हमने देखा था, जैसे कल हमने एग्जांपल लिया था एक K4FeCN का ऑल 6, एक एग्जांपल था। तो हमने कल कहा था कि ये जो पूरा बड़ा कोष्टक है
ये वाला, इस पूरे बड़े कोष्टक को हमने कहा था समन्वय मंडल। क्या कहा था? समन्वय मंडल। और इसको हमने कहा था आयनन मंडल। ये ठीक है, ये आयनन मंडल था और ये समन्वय मंडल था। अब देखो ये दोनों हमने कहा था, तो हमने कल ये कहा था कि आयनन जो होगा वो इसके बीच में होगा, यानी कि ये आयनिक होगा और ये पूरा बॉक्स एक साथ रहेगा, यानी समन्वय मंडल कभी भी टूटेगा नहीं। इसको हम आयनन से समझते हैं। अगर इसको आयनित किया जाए, ये जो हमने एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इसको आयनित किया जाए तो आज हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे इसको यदि आयनित किया जाए तो ये आयनित कैसे होगा? ए प्लस, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? FeCN का होल 6। अब देखो यहाँ पे पोटेशियम पर एक प्लस होता है, यानी +1 होता है। यहाँ पर K4 है तो 4 आगे लगा देंगे, 4K+। अब यहाँ पर 4K+ है, यानी 4 धनायन है, तो इसके ऊपर कितना आवेश आ जाएगा? -4। कितना आ जाएगा? -4 आ जाएगा, क्योंकि इधर की तरफ क्या है? 1K पर +1 है तो 4 पर +4 हो गया। तो इसको संतुलित करने के लिए इस पूरे बड़े कोष्टक पे जो समन्वय मंडल है उसके ऊपर -4 आवेश आ जाएगा, तो ये आयनन हो गया। अब आपसे कहा जाए कि कुल आयनों की संख्या बताइए। ये जो संकुल दिया हुआ है K4 FeCN का और 6, इसमें कुल आयन पूछे, कुल आयन कितने हैं? तो कुल आयनों की संख्या यदि पूछी जाए तो हम कैसे बताएंगे? 4K+ है, K+ के आगे 4 है, और ये पूरा एक ही है क्योंकि इसके आगे एक ही लिखा हुआ है, नहीं लिखा है तो एक ही मानते हैं, जिसके ऊपर -4। तो यहाँ पर क्या हो गया? कुल आयन कितने हो गए? 4 + 1 = 5। ठीक है, तो यहाँ पर कुल आयन 5 हो गए, जहां पर 4K+ है और एक क्या है? समन्वय मंडल वाला नेगेटिव है, तो 4 और 1 5 कुल आयन हो गए। तो आयनन समझ में आया, आयनन कैसे करते हैं। और हम एग्जांपल ले लें, जैसे यहाँ पर CuNH3 का होल 4 SO4, इसको आयनित किया जाए तो यहाँ पर ये कैसे आयनन होगा? CuNH3 का होल 4, और इधर क्या आ जाएगा? SO4 -2। तो देखो SO4 पर -2 है, तो उसको बैलेंस करने के लिए इस पूरे बॉक्स पर क्या आ जाएगा? +2। अब यहाँ पर एक चीज और हम साथ ही देखते चलते हैं कि ये जो समन्वय मंडल है हमारा, ये वाला, इस समन्वय मंडल पर आवेश क्या है? -4 है। इसका मतलब ये क्या है? यहाँ पर ऋणायनित है या ऋणावेशित समन्वय मंडल है। कैसा है? ऋणावेशित। तो समन्वय मंडल ऋणावेशित हो सकता है, और यहाँ पर समन्वय मंडल जो है ये कैसा है? धनावेशित, क्योंकि +2 है। क्या है? +2। और यहाँ पर ये कैसा हो गया? ऋणावेशित। ठीक है, और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। जैसे हम यहाँ पर उदाहरण ले लें, CO CN का होल 6, और इस पर हम यहाँ पर कर देते हैं -3। क्या कर दिया? -3। तो यहाँ पर इसका क्या है? आयनन नहीं होगा। इसका क्या नहीं होगा? आयनन नहीं होगा। आयनन तभी होगा जब आयनिक मंडल उपस्थित हो, यानी कि बाईं ओर या दाईं ओर कोई उपस्थित है आयन, तो उसका आयनन हो जाएगा, आयन टूट जाएंगे। तो यहाँ पर अगर कहा जाए ये जो है आपका, यहाँ पर आयनन नहीं होगा, यहाँ पर आयनों की कुल संख्या क्या होगी? 1 होगी। कितनी होगी? और हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पर ले लिया K3 FeCN का होल 6। तो देखो इसके अंदर भी हम अलग कर सकते हैं, आयनन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आयनन कैसे हो जाएगा? K+ कितने हैं? 3 है। यहाँ पर ये पूरा बॉक्स एक साथ आ जाएगा, FeCN का होल 6। कितना चार्ज आ जाएगा बॉक्स के ऊपर? इधर +1
पर +1 है, 3 है तो +3, तो इस पे क्या हो जाएगा -2। तो कुल आयन कितने हो गए यहाँ पर 3 + 1 = 4। कितने हो गए 4 कुल आयन हो गए। ठीक है, और देखते हैं। इसी तरह से हम और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे CO NH3 का होल 4 Cl2। ये हमने एक उपसय संयोजी संकुल ले लिया है, यौगिक ले लिया है। अब यहाँ पर देखो, ये जो हमने लिया हुआ है, अब यहाँ पर 2 लिगेंड है, एक तो NH3 है और एक Cl2 है। अब यहाँ पर ये क्या है, इसको मैंने कर दिया, जैसे यहाँ पर NaCO का होल 4 Cl2 कर दिया, ये हो गया। या यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इस Na को यहाँ से हटाकर यहाँ पर क्या है, मैं लिख देता हूँ Br। क्या लिख दिया? तो देखो यहाँ पर क्या है, ये जो संकुल लिया हुआ है, इस संकुल के अंदर क्या होगा, देखो आयनन कैसे होगा। जब इसका आयनन करना है तो यहाँ पर हो जाएगा CO NH3 का होल 4 Cl2, ये पूरा एक साथ रहेगा, हम देखते आ रहे। यहाँ पर ये क्या है, ये जो है Br, ये अलग हो जाएगा Br-। क्या हो जाएगा, Br- हो जाएगा। तो यहाँ पर इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। क्या जाएगा, प्लस चार्ज। तो यहाँ पर कुल आयन कितने हो गए, यहाँ पर कुल आयन देखें तो 1 + 1 2 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 2। अब देखो यहाँ पर इसी तरह से हम और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया CO En का होल ट्वाइस, H2O का होल ट्वाइस, और यहाँ पर हमने ले लिया Cl3। ये एग्जांपल ले लिया यहाँ पे। अब इस उदाहरण में भी हमें क्या है, आयनित करना है। तो देखो यहाँ पे आयनन देखेंगे कैसे टूटेगा, ये CO En का होल ट्वाइस H2O का होल ट्वाइस। यहाँ पर En जो है ये भी एक लिगेंड है, उदासीन लिगेंड है, जिसको हम इथिलीन डाइएमीन कहते हैं। अभी आगे पढ़ेंगे लिगेंड के बारे में, तब वहां पर देखेंगे कौन उदासीन है, कौन ऋणावेशित है, कौन धनावेशित है। ठीक है, और ये द्वितंतुक लिगेंड होता है। ठीक, ये यहाँ से टूट जाएगा, दाईं तरफ Cl3 है, तो देखो यहाँ पर क्या आएगा, Cl पर -1 होता है, तो Cl कितने हैं, 3 है, तो 3 लगा देंगे आगे। तो एक Cl पर -1 है, तो 3 पर -3 हो गया, तो इसको बैलेंस करने के लिए इस पर कितना चार्ज आ जाएगा, प्लस कर देंगे। कितना जाएगा, प्लस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कुल आयन कितने हो जाएंगे, कुल आयन की बात की जाए तो देखो ये तो पूरा 1 है और इधर 3 है, 3 Cl माइनस है, तो 1 + 3 = 4। ठीक है, इसी तरह से हम और एग्जांपल है यहाँ पे, जैसे मैं ये लिख देता हूँ AgNH3 का होल ट्वाइस Cl। इसका आयनन किया जाए तो यहाँ पे आयनन क्या हो जाएगा, AgNH3 का होल ट्वाइस और Cl-, तो इस पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पर कुल आयन कितने हो गए, 1 + 1 = 2। इसी तरह से जैसे हमने एग्जांपल ये ले लिया NiCO का होल 4, NiCO का होल 4, तो यहाँ पर ये क्या है, इसका आयनन नहीं होगा, ये उदासीन संकुल है। कैसा है ये, उदासीन संकुल, क्योंकि इस पर न तो प्लस है न माइनस है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से भी होते हैं कि संकुल जो है वो उदासीन भी हो सकता है, उसके ऊपर कोई प्लस माइनस नहीं है। यहाँ पर देखो प्लस आ रहा है, यहाँ पर भी प्लस आ रहा है, यहाँ पर भी प्लस आ रहा है। ठीक है, अब अगर हम एक एग्जांपल ऐसा लें यहाँ पर इनके साथ, जिस पर क्या है
माइनस आए। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ K3CO EN का होल प्राइस, ये लिख दिया मैंने। अब इसका आयनन करेंगे तो देखो यहाँ पर K प्लस 3 है तो 3 लगा दिया। इस पूरे बॉक्स को एक साथ रखना है, अलग नहीं करना है। EN का होल प्राइस, अब इधर क्या है प्लस के 3 है तो बैलेंस करने के लिए इधर माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर ये जो संकुल है वो कैसा है, ऋणावेशित है, माइनस चार्ज है इसके ऊपर। यहाँ पर संकुल पर कुछ भी नहीं है, प्लस माइनस यानी उदासीन हो गया। जहां माइनस आ रहा है समन्वय मंडल पर वो ऋणावेशित संकुल हो गया, और जहां पर प्लस आ रहा है, ये प्लस का है धनावेशित का, ये भी धनावेशित है और ये भी धनावेशित है। तो जहां पर प्लस आता है वहां का मतलब क्या हुआ कि वो धनावेशित संकुल है। एक दो तीनों एग्जाम्पल है। जहां संकुल पर कोई आवेश नहीं है, न प्लस है न माइनस है, तो वो उदासीन संकुल होगा, जैसे NiCO का होल 4। ठीक है, तो ये उदासीन संकुल है। यहाँ पर नंबर ऑफ आयन्स पूछे जाए, आयनों की संख्या, तो हम कहेंगे 0 होगी। आयन इज इक्वल टू 0 होंगे, क्योंकि ये एक उदासीन संकुल है, इसमें आयनन नहीं होगा। और इसलिए हम कहते हैं कि जो संकुल यौगिक होते हैं या जो संकुल लवण होते हैं वो क्या है, ठोस और जलीय दोनों अवस्थाओं में स्थायी होते हैं, क्योंकि वो टूटते नहीं है। जैसे NiCO का होल 4 आयन यहाँ पर 0 उपस्थित है। कितने हैं, 0 आयन है, क्योंकि ये उदासीन संकुल। ठीक है, और देख लेते हैं कुछ एग्जांपल। तो ये जो आयनन की क्रिया है ये हमारी क्लियर हो जानी चाहिए कि आयनन कैसे होता है और कितने आयनन वहां पर होते हैं। ये हम पहचान हो जानी चाहिए हमें कि किस तरह से आयन निकालेंगे और किस प्रकार से आयनन की क्रिया होगी। ठीक है, और देखते हैं यहाँ पे, जैसे हमने ये एग्जांपल ले लिया, Fe4 FeCN का होल 6 और इसका होल थ्राइस कर दिया। क्या कर दिया, Fe4 FeCN का होल 6 इसका होल थ्राइस कर दिया। अब ये संकुल है, तो इस संकुल में क्या है, यहाँ पर अगर हम आयनन देखें तो आपको जो आवेश का निर्धारण करना है तो हम छोटी कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। जैसे 9th क्लास में इस तरह से आता है, जैसे मैग्नीशियम और Cl ये दो है, तो Mg+2 के रूप में होता है, Cl- के रूप में होता है। अगर हमें इसका अणुसूत्र बनाना है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इनका आवेश लिख देते हैं, चिन्ह हटाकर प्लस माइनस नहीं लिखेंगे, केवल आवेश लिखेंगे। या आप लगा सकते हो +2 यहाँ लिख दिया और -1 यहाँ लिख दिया, लेकिन सूत्र जब बनाएंगे तो वहां प्लस माइनस नहीं लगाएंगे, इसलिए हम पहले ही हटा देते हैं, प्लस माइनस नहीं लगाएंगे। क्या नहीं करना है, प्लस माइनस। तो हम इस तरह से सूत्र बनाते हैं, 9th क्लास में हमने सीखा हुआ है वो सूत्र बनाना। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो माइनस वाला है ये इधर चला जाएगा और ये वाला इधर, यानी कि मैग्नीशियम तो कितने लिखने होंगे, 1, और Cl कितने लिखने होंगे, ये संख्या इधर जाएगी 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2Cl, क्या होंगे 2Cl। तो यहाँ पर देखो ये क्या हो जाएगा, इससे फॉर्मूला बन जाएगा हमारा MgCl2। तो उसी तरह से यहाँ पर करना है, इसके जो यहाँ पर है ये तो इसके चार्ज में पहुंचा देना है, और इसके जो यहाँ पर नीचे संख्या है ये इसके चार्ज में चली जाएगी। उस तरह से जो सूत्र बनाते हैं, तो यहाँ पर Fe जो है, Fe का चार्ज क्या हो जाएगा, +3। इसका आयनन देख रहे हैं जो अपोन में है, यानी कि उल्टा इस तरह से सूत्र में करना है, ये इधर आएगा और ये इधर, इसकी संख्यात्मक वैल्यू। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर Fe इसका आ जाएगा +3 और इधर हम लिखेंगे FeCN का होल 6, इस पर ये वाला पहुंचा देंगे, क्या हो जाएगा -4, और कितने हैं होल थ्राइस में, 3, तो 3 यहाँ लगा देंगे आप। ठीक है, और यहाँ पर देखो इसके पैर में कितने हैं, 4, तो यहाँ पर आगे क्या लगा देंगे, 4, 4 × 12, प्लस के 12 हो गए। इधर देखते हैं तो 4 × 12 माइनस के 12 हो गए, बैलेंस हो गए, दोनों क्रॉस हो गए एक दूसरे से, प्लस माइनस। तो अगर इस तरह का एग्जाम्पल आता है जहाँ होल थ्राइस आ रहा है, तो वहां पर आपको क्रॉस इस तरह से करके फॉर्मूले लिखने होंगे। ठीक है,
ये आयनन हो जाएगा, तो यहाँ पर कुल आयन कितने हो जाएंगे? कुल आयन इज इक्वल टू 4 इसके हैं प्लस 3 इसके हैं, टोटल आयनों की संख्या 7 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी टोटल नंबर ऑफ आयन्स। ठीक है, अब देखो इसके बाद आगे हम चलते हैं। एग्जाम्पल हमने लिए और एग्जाम्पल है, देख सकते हो आप। जैसे मैं यहाँ पर ले लेता हूं COEN का होल थ्राइस, COEN का होल थ्राइस, और यहाँ पर मैं लिख देता हूं -3, माइनस का 3। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये क्या है? ऋणावेशित संकुल है और इसका भी आयनन नहीं होगा। ठीक, ये तो इस तरह से हमने देखा कि संकुल जो है वो धनावेशित हो सकता है, ऋणावेशित हो सकता है और उदासीन हो सकता है। 3 प्रकार आ गए हमारे पास। तो हमने देखा संकुल जो है वो धनावेशित हो सकता है, संकुल ऋणावेशित हो सकता है और संकुल जो है वो उदासीन भी हो सकता है। क्या हो सकता है? उदासीन भी हो सकता है। तो ये तीनों हमने देखे कि कब उदासीन होगा, कब धनावेशित होगा, कब ऋणावेशित होगा। तो आयनन सबको क्लियर हो जाना चाहिए कि आयनिन कैसे होता है संकुल के अंदर। तो समन्वय मंडल कभी भी टूटता नहीं है, केवल आयनन मंडल समन्वय मंडल से अलग होता है, यानी कि बाईं या दाईं तरफ जो आयन लिखा हुआ है वो अलग होगा। ठीक है, तो देखो अब मैं जैसे यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया CO H2O का होल ट्वाइस, NH3 का होल ट्वाइस, और यहाँ पर मैंने लिख दिया Br2। ये कॉम्प्लेक्स लिख दिया मैंने, और मैंने यहाँ पर क्या किया? इधर की तरफ Cl लिख दिया। ये ठीक है, अब आपको बताना है यहाँ पर कितने आयन है, नंबर ऑफ आयन, संकुल का आयनन करना। तो सीधी सी बात है, ये पूरा समन्वय मंडल एक साथ रहेगा। CO H2O का होल ट्वाइस, NH3 का होल ट्वाइस, Br2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? दूसरी तरफ Cl माइनस। तो उधर माइनस आ रहा है तो इस पर क्या हो जाएगा? प्लस। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ आयन्स कितने हो गए? 1 + 1 = 2, 2 ही होंगे। तो इस तरह से सभी को क्लियर हो गया होगा कि संकुल का आयनन किस तरह से होता है, कुल आयनों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं केंद्रीय धातु। भाई इसमें दो चीज होती है संकुल के अंदर। यहाँ पर जैसे हमें क्या है, ये एग्जांपल ले लिया मैंने FeCN का होल 6, और यहाँ पर ले लिया मैंने K4। तो देखो यहाँ पर इस संकुल के अंदर क्या है, कितनी चीजें हैं, कल भी हमने देखा था। ये तो हमारा हो गया आयन मंडल, और समन्वय मंडल जो है इसमें दो चीजें होती हैं। एक तो धातु होता है जिसको हम केंद्रीय धातु कहते हैं, और एक क्या होता है? लिगेंड होता है जो कि दाता की तरह कार्य करता है, जिसको हम लुईस क्षार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लुईस बेस। और ये केंद्रीय धातु जो है वो कैसे कार्य करेगी? लुईस एसिड की तरह, यानी लुईस अम्ल। ठीक है, तो अब हम थोड़ा देख लेते हैं कि केंद्रीय धातु क्या है। केंद्रीय धातु क्या है? तो केंद्रीय धातु क्या है? लिगेंड के साथ उपसय संयोजी बंध बनाने का कार्य करती है। क्या करती है? लिगेंड के साथ उपसय संयोजी बंध बनाने का कार्य करती है। इसको थोड़ा हम देखते हैं विस्तार से। देखो यहाँ पर जैसे अभी जो एग्जाम्पल लिखा हुआ था उसी को लिख लेते हैं। K4 FeCN का होल 6, ये उदाहरण था। अब इसमें हमने इस Fe को तो कह दिया केंद्रीय धातु,
केंद्रीय धातु। और ये जो Cn है ये हो गया हमारा लिगैंड, यानी कि दाता हो गया एक तरह का, और ये हो गया ग्राही। ये हम कल देख चुके हैं ग्राही दाता क्या होता है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर केंद्रीय धातु क्या है, हमें ये निकालना है। तो हम क्या कह सकते हैं कि केंद्रीय धातु की परिभाषा अगर निकाली जाए कि केंद्रीय धातु किसे कहेंगे, तो परिभाषा क्या हो जाएगी हमारी। अब देखो केंद्रीय धातु हमने देखा कि इसका ऑक्सीकरण अंक प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, यानी ये आवेशित भी हो सकता है और उदासीन भी हो सकता है। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी इसकी, संकुल में उपस्थित वह प्रजाति, संकुल में, या हम कह सकते हैं समन्वय मंडल में, समन्वय मंडल, संकुल में उपस्थित वह, संकुल में उपस्थित वह उदासीन या आवेशित, उदासीन या आवेशित प्रजाति या स्पीसीज कह सकते हैं हम इसको, स्पीसीज या प्रजाति जो जो लिगैंड के साथ या लिगैंड से एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करती है, ग्रहण करती है, क्या कहलाती है, केंद्रीय धातु कहलाती है, केंद्रीय धातु कहलाती। ठीक है, तो हमारे पास डेफिनेशन आ गई, संकुल या समन्वय मंडल में उपस्थित वह प्रजाति, या हम कह सकते हैं उपस्थित वह उदासीन या आवेशित प्रजाति जो लिगैंड से एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करती है, केंद्रीय धातु कहलाती है। क्योंकि यहाँ पर जो उपसय संयोजी बंध बनता है वो ग्रहण करने के कारण ही बनता है। जैसे हमने एग्जाम्पल में लिखा भी था, पहले समझाया भी था कि Fe जो है ये उपसय संयोजी बंध से जुड़ा होता है इस तरह से। तो यहाँ पर Cn क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहा है, ये हमने समझा भी था। तो यहाँ पर कहने का मतलब यही है कि वह प्रजाति जो कि उदासीन हो सकती है या आवेशित हो सकती है, जो लिगैंड के द्वारा इलेक्ट्रॉन युग्म या एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म जो कि लॉन्ग पेयर के रूप में होता है वो ग्रहण करती है, क्या कहलाती है, केंद्रीय धातु कहलाती है। ठीक है, तो केंद्रीय धातु हमने देखा Fe4FeCN6, यहाँ पर केंद्रीय धातु कौन है, Fe। अगर मैं यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल लिख देता हूँ K4CO, Cn का होल 6, तो इसमें केंद्रीय धातु क्या हो गई, कोबाल्ट। क्या हो गई, कोबाल्ट जो है वो केंद्रीय धातु हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये जो केंद्रीय धातु है वो आवेशित है, यानी यहाँ पर आवेश है, इसके ऊपर धनावेश उपस्थित है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जैसे मैं उदाहरण ले लेता हूँ ये वाला कि NiCO का होल 4, तो ये क्या है, एक उदासीन संकुल आ गया, न तो प्लस है न माइनस है। तो इसमें जो केंद्रीय धातु है ये उदासीन है, कैसी है, उदासीन। तो परिभाषा में इसलिए हमने दोनों लिखे हैं, उदासीन या आवेशित। आवेशित जब उस पर आवेश होगा, और उदासीन का मतलब जैसे NiCO का होल 4, यहाँ पर Ni जो है वो उदासीन यानी कि शून्य ऑक्सीकरण अंक में, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, OH = 0। ठीक, और यहाँ पर जो ये CO लिखा हुआ है ये कार्बोनिल लिगेंड है, क्या है, कार्बोनिल लिगेंड है। दोनों में अंतर है, ये कोबाल्ट है वो कार्बोनिल है। अंतर क्या होता है,
कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बोनिल को बराबर में लिखते हैं दोनों को, जबकि कोबाल्ट में ओ को पैर में लिखा जाता है। ये क्या है, संक्रमण धातु है कोबाल्ट, और ये क्या है, एक लिगेंड की तरह कार्य करता है, जो कि कार्बोनिल कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? कार्बोनिल। ठीक है। ये तो इस तरह से अब किसी को शायद कोई समस्या नहीं होनी चाहिए कि आयनन कैसे होता है संकुल का, कितने आयन होते हैं वो ज्ञात करना आ जाना चाहिए। रखने का कुछ नहीं है, सब कुछ समझना है यहाँ पे। और उसके बाद केंद्रीय धातु किसको कहते हैं? तो केंद्रीय धातु कहाँ पर होती है? समन्वय मंडल में होती है। पहली बात तो कहाँ पर होती है? समन्वय मंडल में उपस्थित होती है। बड़े कोष्टक जो वर्गाकार कोष्टक है उसमें, जैसे यहाँ पर Fe है, इसमें बात करें तो कोबाल्ट केंद्रीय धातु है, समन्वय मंडल में है। और यहाँ पर भी निकल जो है ये भी समन्वय मंडल में उपस्थित है। तो केंद्रीय धातु उदासीन हो सकती है या आवेशित हो सकती है। ठीक है। और हमेशा ध्यान रखना केंद्रीय धातु वर्गाकार कोष्टक यानी बड़े कोष्टक में उपस्थित होगी। और केंद्रीय धातु क्या है? एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करती है किससे? लिगेंड से, जिसके द्वारा उपसय संयोजी बंध बनाया जाता है। ठीक है। तो इस तरह से आज हमने देखा कि किस तरह से आयनन होता है, किस तरह से आयनों की संख्या ज्ञात करते हैं, और केंद्रीय धातु क्या होता है या केंद्रीय धातु आयन क्या होता है। तो परिभाषा हम दे सकते हैं, संकुल या समन्वय मंडल में उपस्थित वह उदासीन या आवेशित प्रजाति, जिसको स्पीशीज भी कह सकते हो, जो लिगेंड से एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करती है, केंद्रीय धातु कहलाती है। ठीक है। तो इस तरह से ये क्लियर हो जाना चाहिए। कल हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे लिगेंड के बारे में। अभी हमने सिर्फ ये सुनते आ रहे हैं, ये लिगेंड है, यहाँ पर ये लिगेंड है और यहाँ पर ये लिगेंड है। कल हम देखेंगे लिगेंड्स के बारे में, ये कितने प्रकार के होते हैं और किस तरह से यहाँ पर उपयोग में लिए